हाँ जी, तो आज हम शुरू करेंगे अपने बैच में साइंस। तो होप सो आप सब बढ़िया होंगे। और साइंस जो है ना, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है एग्ज़ाम को क्रैक करवाने में। देखो, कुछ तो ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की शुरुआत करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे हरियाणा जीके हो गई है ना, हम करेंगे ही करेंगे एग्ज़ाम को। हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई, हमें करनी पड़ती है। लेकिन कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। जैसे कि हम मैथ की बात करें, अगर मैथ आता है और अगर आपकी साइंस अच्छी है, अगर आपका कंप्यूटर अच्छा है, अगर आपकी इंडिया जीके अच्छी है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपका एग्ज़ाम क्रैक करवाते हैं। अगर इनमें से आपके 2-3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्रैक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो साइंस जो है वो ऐसा ही एक सब्जेक्ट है जिसकी हम तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। तो हम साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस को हम किसी भी, अगर साइंस की प्रिपरेशन की शुरू करते हैं तो साइंस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, साइंस जो है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास में है बायोलॉजी, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। दूसरा हमारे पास है जी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, लाइव क्लास से ज़्यादा बेटर रिकॉर्डेड क्लासेस इसीलिए होती हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो मैं आपकी आधे घंटे की क्लास ले रही हूँ, अगर वही क्लास लाइव चलाई जाए, जितना कंटेंट आधे घंटे में हुआ है ना, वही कंटेंट आपका 1 घंटे में बैठेगा। ये सच्चाई है। इससे टीचर का टाइम भी खराब होता है, ये रियलिटी है, और स्टूडेंट का टाइम भी खराब होता है। अच्छा, इंटरेक्शन की बात करें कि लाइव इंटरेक्शन हो जाती है। अगर कोई डाउट आता है तो आप वो मेरे से व्हाट्सएप पे नंबर दे रखा है 9812630162 वाला, और जिस भी बच्चे ने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया अपना बैच वाला, वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी अपडेट होती है तो मैं आपको दे दूं। ठीक है, फिर परेशानी नहीं होती, इंटरेक्शन बनी रहती है। ठीक है, 9812630162 ये अपना नंबर है ना, इस पे आप मैसेज करके मेरे से डाउट ले सकते हैं। ठीक है, जिस भी बच्चे ने बैच परचेज कर रखा है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। उसके बाद में जो थर्ड हमारा जो यहाँ पे रहता है वो रहता है फिजिक्स। क्या रहता है जी? फिजिक्स। ठीक है, यानी कि भौतिक विज्ञान। अब हम इन तीनों में, अब वैसे साइंस बहुत वाइड है, जितना पढ़ते जाओगे साइंस खत्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं है इंडिया जीके की तरह। ठीक है, तो अब हम क्या करें ऐसा कि ये हमारा जो कवर हो जाए, बहुत अच्छे से कवर हो जाए। तो देखो, इसको कवर करने का एक ही तरीका है कि एग्जाम एनालाइज करो और उसके बाद में देखो कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, और वहां से देखो कि बेसिक चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो। ठीक है, बेसिक चैप्टर देखो, फिर उसके बाद में देखो कि हाँ जी हमने साइंस का सिलेबस कर लिया, फिर एमसीक्यू प्रीवियस ईयर लगाओ, देखो अपनी कमी कहाँ पे रहेगी। तो हम उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले जो एग्जाम्स में बेसिक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेसिक चैप्टर आते हैं वो हम शुरू करेंगे। हरियाणा में साइंस का अच्छा दबदबा रहता है। ठीक है, ग्रुप डी में तो खासकर रहता है, ये 15 नंबर की आती है ना। तो हम दोनों की प्रिपरेशन करेंगे, ग्रुप सी की भी और ग्रुप डी की भी। जो करवाए जाऊं वो लिखते जाना, करते जाना। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? तो चलो, ठीक है, चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, इसको पढ़ा रहने देते हैं, सेकंड पेज ले लेते हैं। तो चलो जी, आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजी का ही एक चैप्टर। बायोलॉजी क्या होती है भाई? बायोलॉजी होती है जीवों का अध्ययन, जिसमें हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, यानी कि जीवों का अध्ययन करते हैं हम इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जीवों, बायोलॉजी जो है, आप मेरे को बताएंगे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता, यार, जीव विज्ञान के पिता, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, यानी कि किसको बोलते हैं? तो आप बताएंगे अरस्तु को। ठीक है, किसको बोलते हैं? अरस्तु को। ये सारी छोटी छोटी बारीकी वाली बातें हैं। ये कोशिका नाम का एक चैप्टर होता है, सेल नाम का एक चैप्टर, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जीव विज्ञान है, जंतु विज्ञान के आविष्कारक कौन है,
चिकित्सा विज्ञान के कौन है, ये सारे के सारे हम उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन आज ना मेरा वो पढ़ाने का मन नहीं है कि मैं कोशिका से शुरू करूं, क्योंकि हर बार बैच को कोशिका से शुरू कर करके बोर हो गए हैं। आज आप एक अच्छा सा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें 101% श्योर हूँ कि पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और वो चैप्टर का नाम क्या है अपना, उस चैप्टर का नाम है जी पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब पोषक पदार्थ क्या होते हैं जी? पोषक पदार्थ क्या होते हैं? पोषक पदार्थ क्या होते हैं? सुनने में अच्छा लगता है। जो हमारे शरीर में एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, जो हमारे शरीर का संचालन करते हैं, ऊर्जा से ही होगा, संपादन करते हैं यानी कि कॉन्स्टिट्यूट यानी कि बनाते हैं, संचालन करते हैं, बनाते भी हैं और चलाते भी हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि हमारे पास में वसा है, वसा यानी कि फैट है, ये एक पोषक पदार्थ है, ठीक है। क्या जल एक पोषक पदार्थ है? जी बिल्कुल। विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? पोषक पदार्थ है, न्यूट्रिएंट्स हैं। अब अगर हम बात करें, हमसे पूछा जाएगी गाजी बताओ उपयोग के आधार पर पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? उपयोग के आधार पर पोषक पदार्थ को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? तो उपयोग के आधार पर हम पोषक पदार्थों को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से सुनते जाना, अब लिखते जाना साथ के साथ में। पहला जो है वो है जी ऊर्जा उत्पादक, ठीक है। पहला है ऊर्जा उत्पादक। उपयोग के आधार पर पोषक पदार्थों को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जी ऊर्जा उत्पादक, ठीक है, जिनसे हमें क्या मिलती है? हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है। अब ऊर्जा उत्पादक कौन से होते हैं? ऊर्जा उत्पादक कौन से होते हैं भाई? ऊर्जा उत्पादक कौन से होते हैं? अरे भाई फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन दोनों से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इनको डिवाइड करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है जी हमारे पास में उपापचय नियंत्रक। इसको बोलते हैं जो हमारे शरीर में कंट्रोल का काम करते हैं, कंट्रोलर ऑफ द बॉडी जो होते हैं। ये क्या करते हैं? ये एनर्जी जो हमें देते हैं और ये हमें शरीर में कंट्रोल का काम करते हैं। जैसे कि विटामिन, विटामिन, जल यानी कि वाटर, लवण यानी कि साल्ट, ये इस कैटेगरी में आ गए। थर्ड जो हमारे पास में होते हैं वो होते हैं वृद्धि, ग्रोथ एवं निर्माण पदार्थ, यानी जो हमारे शरीर को बिल्ड करते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अरे यार, क्लियर इतनी बातें? अब ये कौन से होते हैं? प्रोटीन। हमारे शरीर का लगभग 15% हिस्सा जो है वो प्रोटीन के द्वारा बनाया जाता है। फोर्थ जो है वो होते हैं जी आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ, इंग्लिश में आप इन्हें कहेंगे जेनेटिक मटेरियल। जो हमारे शरीर में जेनेटिक के लिए काम करते हैं, आनुवांशिकता के लिए काम करते हैं, ठीक है। जो हमारे शरीर की आनुवांशिक इकाई, एक तरीके से बेसिक इकाई जो होती है वो होती है आनुवांशिक पदार्थ, और इनको हम बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल जो है ये एक ऐसा पोषक पदार्थ है। न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे इंग्लिश में, ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो किसके लिए काम में आता है? किसके लिए काम में आता है भाई? आनुवांशिक पदार्थ है, एक तरीके से समझ में आइए, जो आनुवांशिकता के लिए काम करता है। अब जैसे डीएनए आरएनए के लिए काम कौन करेगा? न्यूक्लिक अम्ल ही तो काम करेगा। डीएनए आरएनए को कौन बनाएगा? न्यूक्लिक एसिड मदद करता है उसमें।
तो डीएनए आरएनए भी तो हमारे शरीर का निर्माण ही तो कर रहे हैं ना, हमारे शरीर में काम आ रहे हैं। ऐसे मटेरियल जो हमारे शरीर में काम आ रहे हैं, उन्हीं एनर्जी दे रहे हैं, हमारे शरीर का संचालन कर रहे हैं, संपादन कर रहे हैं, उनको हम पोषक पदार्थ बोलते हैं। उन्हीं का ही एक हिस्सा है न्यूक्लिक अम्ल, जो क्या बोलते हैं, अनुवांशिक पदार्थ। तो ऊर्जा उत्पादक 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है जी भाई ऊर्जा उत्पादक कौन सा, जो हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है, ऊर्जा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ठीक है, इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। उपापचय नियंत्रक, कंट्रोलर ऑफ द बॉडी, विटामिन, जल हो गया, वाटर हो गया, लवण हो गया, वृद्धि एवं निर्माण पदार्थ, प्रोटीन, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ जो हो गया वो हो गया न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। समझ में आ गई इतनी बातें, ठीक है। तो अब हम इन्हें 1 बाय 1 क्या करेंगे, आगे स्टडी करेंगे, 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अगर मैं एक ही अक्षर में कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगी, सोचिए थोड़ा सा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, अगर मैं एक ही अक्षर में कार्बोहाइड्रेट की कोई डेफिनेशन देना चाहूं तो मैं कार्बोहाइड्रेट को क्या बोल सकती हूँ। अगर मैं एक ही अक्षर में कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देना चाहूं तो मैं कार्बोहाइड्रेट को क्या बोल सकती हूँ। एक सेकंड रुकिए, वेट फॉर मोमेंट। ठीक है भाई, कार्बोहाइड्रेट को अगर एक वर्ड में बोलना चाहें तो क्या बोला जाएगा कि ये क्या होती है, शर्करा होती है, शुगर। हमारे खाने वाली हर एक चीज जो हमें एनर्जी देती है किसी ना किसी रूप में, वो शुगर है, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट है। और हर एक चीज में शुगर है, जैसे कि हम अनाज खाते हैं, गेहूं खा रहे हैं, गेहूं में भी शुगर है, हर एक चीज में शुगर है। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी फॉर्म है जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि शुगर की एक फॉर्म है, ठीक है, पूरी तरह से शुगर ही है एक तरीके से, शर्करा। अब कार्बोहाइड्रेट की भी आगे कैटेगरीज है। कार्बोहाइड्रेट को हम 3 टाइप में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट बना किसका होता है, फिर हम देखेंगे कि कितने टाइप में बांट सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है, तो हम लिखते हैं CHO, ठीक है, CHO। C का मतलब यहाँ पे है कार्बन, ठीक है, H का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन, और O का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन को हम क्या बोलेंगे, C बोलेंगे, हाइड्रोजन को H, ऑक्सीजन को, यानी कि कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है, पेपर में पूछा जाए तो क्या बताओगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। किसका, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। एक सेकंड, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। अब CHO किस रेशियो में होता है, ये कितने कार्बन होते हैं, कितने हाइड्रोजन होते हैं और कितने ऑक्सीजन होते हैं, सोचने वाली बात है, बिल्कुल सोचने वाली बात है भाई। कार्बन जो होते हैं वो होता है 1, हाइड्रोजन जो होते हैं 2 और ऑक्सीजन होते हैं 1। ये हमेशा ही इसी रेशियो में ही पाए जाएंगे। और पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में होते हैं, तो आप बताएंगे कि 1:2:1 में, 1:2:1 में, 1:2:1 में। समझ में आई, 1:2:1। क्लियर है इतनी बातें, 1:2 और 1, 1:2:1, 1:1, यानी कि कार्बन का 1 मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन के 2 होते हैं और ऑक्सीजन का 1 होता है। अब मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट होता कितने टाइप का है, तो भी आप क्या बताओगे कि भाई ये 3 टाइप का होता है। कार्बोहाइड्रेट होता कितने टाइप का है। हाँ जी भाई, लाइट चली गई थी बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वीडियो को ऐड कर देंगे आपा। तो मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट होती भी 3 टाइप की है। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो पहला जो मैंने बोला कि ये पहली किस टाइप की होती है, मोनोसैकराइड। इंग्लिश में भी इसे क्या बोलते हैं, मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड। सेकंड जो होती है वो होती है डाइसैकराइड,
डाइसैक्राइड। मेन ये 3 टाइप होते हैं, और बनाने को टेट्रासैक्राइड, फलाना डिमकाना, मर्जी इतने बना लो, लेकिन ये डाई के बाद में हम इसे लिखेंगे पॉलीसैक्राइड। हिंदी में भी लिखना भूल गए क्या, ये लो हिंदी वाले, पॉलीसैक्राइड। 3 टाइप की क्या होगी अपने पास में, कार्बोहाइड्रेट होगी। अब आप इन तीनों टाइप्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, तीनों टाइप्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो मोनो के नाम से ही पता चल रहा है आपको, मोनो का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, मोनो के नाम से ही पता चल रहा है सिंगल, मोनो के नाम से ही पता चल रहा है सिंगल यानी कि एक, ठीक है, सिंगल यानी कि एक, मोनो के नाम से ही पता चल रहा है सिंगल यानी कि एक। तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट का एक ही टाइप पाया जाए, कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ और सिर्फ एक ही अणु पाया जाए, एक ही टाइप नहीं, एक ही अणु पाया जाए, कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ एक अणु पाया जाए, उसे क्या बोलते हैं, मोनोसैक्राइड। जिसमें कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ और सिर्फ एक ही अणु पाया जाए उसे मोनोसैक्राइड बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं, मोनोसैक्राइड के एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ और सिर्फ एक ही अणु पाया जाता है, वो क्या होता है, मोनोसैक्राइड होता है। अब ये मोनोसैक्राइड कौन से होते हैं भाई, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया मोनोसैक्राइड, ग्लूकोज हो गया, गलैक्टोज हो गया, बस ये 2 याद रख लेना, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, गलैक्टोज हो गया, ये शुगर ही होती है, शर्करा का ही, शुगर का ही टाइप होता है, ग्लूकोज भी गलैक्टोज भी। तो मोनोसैक्राइड यानी इनमें ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट का एक ही अणु पाया जाता है। अब देखो ग्लूकोज भी कितनी एनर्जी वाली होती है, जब किसी बंदे की, खास करके बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है ना, तो हम उसको बोलते हैं कि ग्लूकोज लगवा लो, क्या लगवा लो, ग्लूकोज लगवा लो। तो ग्लूकोज से हमें इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ एक अणु होता है। तो आप सोचिए कि डाइसैक्राइड में कितनी मिलती होगी, पॉलीसैक्राइड में कितनी मिलती होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के भी आपसे। उसी टाइप से डाइसैक्राइड में जिसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु पाए जाएं, आप सिर्फ इतना याद रख ले, कार्बोहाइड्रेट के या फिर किसके, मोनोसैक्राइड के 2 अणु पाए जाएं, सेम ही बात है भाई। क्योंकि देखो भाई, चाह तो कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैक्राइड भी तो कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैक्राइड में एक अणु पाया जाता है। अब अगर हम 2 मोनोसैक्राइड को मिला दें तो हमारे पास क्या बनेगा, डाइसैक्राइड, क्योंकि मोनोसैक्राइड के कितने अणु हो गए, 2 हो गए। तो डाइसैक्राइड में मोनोसैक्राइड के 2 अणु पाए जाते हैं, डाइसैक्राइड में मोनोसैक्राइड के 2 अणु पाए जाते हैं। अब कौन से हो सकते हैं भाई, सुक्रोज जो गन्ने में पाई जाती है शर्करा, सुक्रोज ऐसी शर्करा, इसे आप इंग्लिश में इस टाइप से लिख सकते हैं भाई, ये इंग्लिश का ही नाम है, ठीक है। सुक्रोज जो गन्ने में पाई जाती है वो कौन सी होती है, डाइसैक्राइड होती है, ठीक है। अब दूध में कौन सी होती है भाई, दूध में होती है लैक्टोज, दूध में कौन सी होती है, लैक्टोज, लैक्टोज भी डाइसैक्राइड का ही एग्जांपल है। सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये दोनों के दोनों किसके एग्जांपल है, डाइसैक्राइड के, जो मेन अपने को देखने में मिलते हैं पेपर में। मैं बस वही करवा रही हूँ आपको क्योंकि ये थोड़ा सा पजल करता है बच्चों को। डाइसैक्राइड कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। क्या चल गया ये, डाइसैक्राइड कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। डाइसैक्राइड 2 टाइप का होता है भाई, ठीक है। सॉरी, डाइसैक्राइड वो जिसमें मोनोसैक्राइड के 2 अणु पाए जाएं, ये 2 टाइप मैंने आपको बताया, एक तो सुक्रोज जो गन्ने में पाई जाती है, एक लैक्टोज जो किस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। ये दोनों के दोनों क्या है, डाइसैक्राइड है। पॉलीसैक्राइड भाई जिसमें कार्बोहाइड्रेट के या फिर मोनोसैक्राइड के बहुत सारे अणु पाए जाएं, कार्बोहाइड्रेट के 2 से ज्यादा जितने भी अणु पाए जाएं, वो क्या होती है, पॉलीसैक्राइड होती है। वो क्या होती है भाई, पॉलीसैक्राइड होती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, पॉलीसैक्राइड के एग्जाम्पल्स की हम बात करें, किसकी बात करें, पॉलीसैक्राइड के एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से हो सकते हैं भाई, जैसे कि स्टार्च हो गया, ठीक है, स्टार्च हो गया, पॉलीसैक्राइड के एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन,
ये स्टार्च जो है वैसे ये इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश, ये ग्लाइकोजन भी इंग्लिश का वर्ड है। स्टार ग्लाइकोजन को तो हिंदी में ग्लाइकोजन ही लिखा मिलता है, स्टार्च को कई बार हिंदी में मंड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? मंड। क्या लिख देते हैं भाई? मंड लिख देते हैं। वैसे ये स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और थर्ड जो है वो है भाई काइटिन। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल हैं किसके? पॉलीसेक्राइड के। समझ में आ गया आपको? मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप की होती है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड वो होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ एक ही अणु पाया जाता है, ये बेसिक फॉर्म होती है, बिल्कुल लोअर स्टेज होती है कार्बोहाइड्रेट की, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ग्लूकोज और गैलेक्टोज। उसके बाद मैंने बोला कि डाइसेक्राइड, जिसमें कार्बोहाइड्रेट या मोनोसेक्राइड के कितने अणु पाए जाए? 2 अणु पाए जाएं। अब ये 2 अणु कौन से हो सकते हैं भाई? मैंने बोला कि सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गए, दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल है। उसके बाद में हम बात करें पॉलीसेक्राइड की, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 से ज्यादा अणु पाए जाएं, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। तो वो कौन से है भाई? स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया और काइटिन हो गया। ये किसके एग्जाम्पल हैं? पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? इनमें से ये बताइए, मोनोसेक्राइड कौन सा, डाइसेक्राइड कौन सा, पॉलीसेक्राइड? मेनली यही एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी, हाँ जी बताइए, हाँ जी, हाँ जी, ले जाते हैं जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद में देखो कार्बोहाइड्रेट होती क्या है? मैंने बोला कि ये एनर्जी देती है हमें, एनर्जी, और वसा भी एनर्जी देती है। फिर कार्बोहाइड्रेट और वसा में डिफरेंस क्या है? वसा भी एनर्जी दे रही है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी दे रही है। सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग में सोच के देखो कि कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देती है, वसा भी एनर्जी देती है। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? क्लियर है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी क्या देती है? एनर्जी, और वसा भी क्या देती है? एनर्जी देती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, कार्बोहाइड्रेट जो है ना, ये मेनली किसके लिए बनी है? ह्यूमन बीइंग के लिए, मनुष्य के लिए बनी है। किसके लिए बनी है? मनुष्य के लिए बनी है। लेकिन वसा जो है ना, ये अगर मनुष्य लेता है तो इससे रोग, हेलो गुरु साहब नु ले रोई जाता है। वसा की अगर हम बात करें तो ये अगर मनुष्य लेता है तो रोग पैदा हो सकते हैं। जैसे कि फैट, वैसे ही फैट मनुष्य के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। फैट मनुष्य के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। और कार्बोहाइड्रेट अगर हमें नहीं लेते तो हमें फिर रोग होते हैं। कार्बोहाइड्रेट अगर हम नहीं लेते, हमारी एनर्जी डाउन जाएगी भाई, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो। अब देखो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? सीधा डायरेक्ट पूछा जाए, सीधा डायरेक्ट पूछा जाए, आंसर आएगा वसा। ठीक है, क्या आएगा? वसा। डिफरेंस है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, मनुष्य वनस्पति भोजन के रूप में, भोजन के रूप में सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से प्राप्त करता है? मनुष्य वनस्पति भोजन के रूप में सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से प्राप्त करता है? देखो सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से मिलती है? वसा से। क्योंकि देखो 1 ग्राम वसा को जलाने से, वसा को जलाने से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। देखो क्या बोला मैंने? 1 ग्राम वसा को जलाने से। वहीं अगर मैं इधर वाली साइड बात करूं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जलाने से, कार्बोहाइड्रेट को जलाने से 4.2 कैलोरी ऊर्जा जो है वो मिलती है। मैंने बोला कि 1 ग्राम अगर हम वसा को जलाते हैं तो हमें क्या मिलती है?
9.3 कैलोरी और 1 ग्राम। अब देखो फर्क तो बहुत है भाई, लेकिन ये 4.2 कैलोरी है ना, ये मनुष्य अब्जॉर्ब कर लेता है, जो कार्बोहाइड्रेट वाली होती है ये मनुष्य के लिए है। लेकिन ये जो 9.3 कैलोरी है ना, इसको मनुष्य अब्जॉर्ब कभी भी कर ही नहीं सकता। तो कैलोरी तो सबसे ज्यादा फैट में ही होती है, लेकिन अगर हम कहाँ किसकी बात कर रहे हैं, मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा जी, कार्बोहाइड्रेट ही आएगा। क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट ही आएगा, ध्यान में रखिएगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है भाई, वसा से मिलती है। और पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1 ग्राम वसा को जलाने से कितने कैलोरी बनती है, कितने कैलोरी मिलती है, 9.3 कैलोरी मिलती है। वही सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर हम बोले वनस्पति भोजन के रूप में मनुष्य किससे प्राप्त करता है, तो आंसर क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट। खाने की जितनी भी चीजें हैं सब में कार्बोहाइड्रेट है, चाहे गेहूं है, अनाज, चावल हो गए, ठीक है, ये इन सब में ही क्या पाई जाती है भाई, कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। जितने भी फ्रूट्स हैं सब में कार्बोहाइड्रेट है। समझ रहे हो, क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। तो इतना आप मेरे ख्याल से कार्बोहाइड्रेट के बारे में ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में बात करते हैं हम किसकी, प्रोटीन की। तो प्रोटीन की भाई अगर हम बात करें तो प्रोटीन शब्द जो है ना, ये बर्जीलियस नामक व्यक्ति ने सबसे पहले यूज किया था। प्रोटीन जो है इसका यूज सबसे पहले, प्रोटीन शब्द का प्रयोग बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने किया था। प्रोटीन जो है सबसे पहले बच्चों की अगर हम बात करें तो प्रोटीन बहुत 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 ज़्यादा, वैसे तो सबके लिए ज़रूरी है, जो जिम जाते हैं वो भी प्रोटीन के डब्बे पीते हैं दूध में डाल के, वैसे तो खाने का होता है, पाउडर होता है, लेकिन वो पीने के लिए यूज में लेते हैं दूध में डाल के। तो प्रोटीन सबके लिए जरूरत है। अगर मसल्स बनानी है, बॉडी बनानी है अच्छे से, तो किसका यूज करते हैं, प्रोटीन का। तो सबसे पहले मैंने बोला बॉडी बनानी है तो निर्माण का काम जो है, ठीक है, समझ गए होगे एग्जाम्पल से, निर्माण का कार्य जो करता है वो कौन करता है, प्रोटीन करता है, ठीक है। निर्माण का कार्य कौन करता है, प्रोटीन करता है। निर्माण का काम यानी कि हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत, ठीक है, शरीर को नई सेल्स बनती है किससे, प्रोटीन से। लगभग शरीर के मतलब जन्म के बाद भी शरीर का जो 15% हिस्सा है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, प्रोटीन के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन खुद किसका बना हुआ है भाई, सोचने वाली बात है ना। प्रोटीन खुद किसका बना हुआ है, तो प्रोटीन खुद बना हुआ है अमीनो अम्ल का। किसका बना हुआ है, अमीनो एसिड का, अमीनो अम्ल का। प्रोटीन खुद किसका बना हुआ है, अमीनो अम्ल। एक प्रोटीन को बनाने में कितने अमीनो अम्लों का यूज हुआ है, 20 अमीनो अम्लों का यूज हुआ है। कई जगह 22 लिखा हुआ आता है भाई, वो गलत है, 20 ही आएगा। इस 20 को आप डिवाइड कर सकते हैं 10-10 में, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे कि ये 10 जो है इसको हम असेंशियल बोल सकते हैं, और ये क्या हो सकते हैं, नॉन असेंशियल। असेंशियल और नॉन असेंशियल। देखो प्रोटीन को बनाने के लिए तो 20 ही जरूरी है, प्रोटीन को बनाने के लिए 20 ही जरूरी है। अब हम बांट रहे हैं ना 10-10 में, तो हम बोल रहे हैं कि ये 10 हमारे लिए क्या है, जरूरी है, और वो 10 हमारे लिए जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों, मतलब कि जरूरी नहीं है और जरूरी है, ऐसा क्यों बोला गया भाई। देखो ये 10 जो है ना, ये जो नॉन एसेंशियल मैंने लिखा है, ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में हैं, ये ऑलरेडी मिलते हैं, इनको हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती इन्हें। लेकिन ये जो 10 है ना, जिसको असेंशियल बोला गया, ये हमें खाने से चाहिए ही चाहिए। अगर इनमें कमी आती है तो हमें डिजीज होते हैं। समझ में आएगी, इन 10 में कभी भी कमी नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी होते हैं। लेकिन ये 10 में अगर कमी होती है तो दिक्कत आती है भाई। समझ में आ गई, क्लियर है, प्रॉब्लम आएगी। तो ये असेंशियल हो गया और ये क्या हो गया, नॉन असेंशियल। तो किसके बने होते हैं, अमीनो अम्ल के बने होते हैं, क्या, प्रोटीन। समझ में आ गई इतनी बात। अच्छा, उसके बाद में प्रोटीन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है, नाइट्रोजन। देखो प्रोटीन में नाइट्रोजन भाई होती ही होती है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होती ही होती है। अब देखो नाइट्रोजन जो एक होती है वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जिसे आप इंग्लिश में अगर बात करें तो क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का मनुष्य 0% यूज करता है।
ठीक है, किसका यूज करते हैं 0%, क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर में 78% होती है। अब एक सांस में ये अंदर जाएगी, दूसरी सांस में बाहर निकल जाएगी। 78% इनहेल किया हमने और 78% ये आउट हो जाएगी, तो 0% यानी कि हमने ऑब्जर्व की, ग्रहण कितनी की 0%। तो हमें नाइट्रोजन जो मैक्सिमम मात्रा में मिलती है भाई वो प्रोटीन में ही मिलती है। किस में मिलती है? प्रोटीन में हम नाइट्रोजन ले रहे हैं। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली हमारा शरीर जो है वो यूज नहीं करता। एक बात तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ में आ गई इतनी बातें। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? प्रोटीन की बनी होती है। जैसे कि राइबोसोम है, राइबोसोम किस में पाया जाता है? राइबोसोम जो है किस में पाया जाता है? देखो राइबोसोम जो होता है वो सेल में होता है। किस में होता है? सेल में होता है। राइबोसोम सेल में होता है, तो राइबोसोम किसका बना होता है? प्रोटीन प्लस में डीएनए का बना होता है, ठीक है, प्रोटीन प्लस में डीएनए का, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम प्रोटीन प्लस में डीएनए का बना होता है। समझ में आ गई इतनी बातें। राइबोसोम अब सेल में बना होता है, सेल से ही तो मनुष्य की बॉडी बिल्ड हुई है। शरीर किससे निर्माण हुआ है? सेल से, ठीक है। हमारे जीवन का मूल आधार, जीवन का मूल आधार क्या है? कोशिका है। बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है? सेल है। बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है? सेल है। तो अगर इसको बनाने में किसका यूज करें हम? राइबोसोम जो है, राइबोसोम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री होती है। तो देखो प्रोटीन फैक्ट्री आ गया ना, राइबोसोम प्रोटीन प्लस में डीएनए। समझ में आ गई है ना इतनी बातें? तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना इन चीजों को, ठीक है। अब प्रोटीन जो है इसकी कमी से बच्चों में 2 रोग हो जाते हैं। बच्चों में मेनली 2 रोग हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं भाई? एक तो है क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर, ठीक है, इंग्लिश में भी क्वाशियोरकर ही होगा। और ये मरासमस को इंग्लिश में आप बोल सकते हो मीजल्स। क्या बोल सकते हो? मीजल्स। क्वाशियोरकर को क्वाशियोरकर ही बोलेंगे और इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो मीजल्स, मरासमस या मीजल्स, इस टाइप से। क्वाशियोरकर अगर देखो बच्चों का शरीर दुबला पतला हो जाना और पेट बिल्कुल बाहर निकल आता है। आपने पोस्टर देखा होगा, बच्चों का शरीर दुबला पतला और पेट बाहर निकल आता है। कौन से रोग में? क्वाशियोरकर में, प्रोटीन की कमी से होता है। मरासमस, ये भी सीधा ही पूछ लेते हैं कि क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। मरासमस किसके से होता है? प्रोटीन की कमी से। इसमें क्या होता है? बच्चे की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। तो ये दोनों के दोनों ही किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से होते हैं। तो क्लियर है इतनी बातें? तो ये था आपका क्या? प्रोटीन। क्या था भाई? प्रोटीन था। होप सो आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा, ठीक है, क्लियर है। बस इतना ध्यान में रख लेना प्रोटीन का, और कुछ नहीं है भाई, इतना इंपॉर्टेंट है। चलो ध्यान में आया? क्लियर। एंजाइम्स पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे इसको। एंजाइम्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ये लाइन ऐड कर लो, इसको आप आगे डिस्कस करेंगे एंजाइम्स वाले चैप्टर में, ठीक है। एंजाइम्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, ठीक है। उसमें आप एंजाइम्स में हम देखेंगे कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है, पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, वहाँ पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? थैंक यू सो मच।